अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट 2। इसमें आज हम लोग डील करने वाले हैं चैप्टर 3। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, इसका हेडिंग क्या है? तो रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अदर। एक पार्टनर का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा। तो इसका सेक्शंस का लिमिट है 9 से लेके 17 सेक्शंस तक। आइए बात करते हैं सेक्शन 9 का। तो ये बोलता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या है। तो पार्टनर जो है वो बाउंड है, किसके लिए बाउंड है? तो कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब बिजनेस को उतना कॉमन एडवांटेज तक, मतलब सही से बिजनेस को कैरी ऑन करना कि उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। टू बी जस्ट फेथफुल एंड टू ईच अदर, और क्या रहना है? हमेशा एक दूसरे के साथ जस्ट एंड फेथफुल रहना है। टू रेंडर द अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और सारा अकाउंट को एकदम प्रॉपर रखना है, और सारे मतलब सबको एक दूसरे को दिखाते हुए रखना है, चाहे वो या तो पार्टनर हो या उसके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उससे कुछ भी नहीं छुपा होना चाहिए। सारा कुछ सच और अच्छे से पूरा अकाउंट को कैरी आउट करना है। तो सेक्शन 9 का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? तो ग्रेटर एडवांटेज होना चाहिए फॉर्म का, जस्ट फेथफुल होना चाहिए, ट्रू अकाउंट्स होना चाहिए, और सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए फॉर्म का उससे रिलेटेड उसमें। सेक्शन 10 कहता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी फ्रॉड किया, ठीक है, और उसके कारण कोई भी लॉस जो है वो सफर करना पड़ा बिजनेस को, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उसका वो जो पार्टनर है जिसने ये फ्रॉड के कारण जो लॉस करवाया, उसका क्या है? ये शैल ड्यूटी है। क्या चीज ड्यूटी है? तो इंडेमनीफाई द फर्म। यही ड्यूटी है कि वो क्या करे? इंडेमनीफाई करे फर्म को। वो जितना भी लॉस के लिए वो जिम्मेवार है, उसके फ्रॉड के कारण हुआ, वो सारा क्या करे? चुकाए फर्म को। सेक्शन 11 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। अब बात करते हैं कि पार्टनर का राइट्स और ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। जो भी म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज है पार्टनर का फॉर्म में, वो कैसे डिटरमाइन होगा? तो बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, और सच कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस में भी हो सकना चाहिए, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर का क्या राइट्स और ड्यूटीज होगा। सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, और ये क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, और वो भी कंसेंट क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए। इसमें एक दूसरा जो है बात कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता था कि अगर कोई भी रिस्ट्रेंट कर रहा है ट्रेड करने से, इसका एग्रीमेंट होता है तो वो वाइड होता है। बट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर एक दूसरे पार्टनर है, एक दूसरे एक फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपको सेम बिजनेस कहीं और अदर देन ऑफ द फॉर्म नहीं करना है, या कोई और बिजनेस कैरी आउट नहीं करना है, पार्टनर है, तो तब ये क्या होगा? वैलिड होगा। तो यही डिफरेंस है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, कि पार्टनर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वाइड है, बट पार्टनरशिप में क्या है? वो वैलिड है। सेक्शन 12 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस का। तो देखते हैं बिजनेस का कंडक्ट क्या होता है। तो सारे पार्टनर को क्या है? राइट है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो सबको राइट है कि वो कंडक्ट में बिजनेस का पार्ट ले सकता है। और सारा पार्टनर क्या है? बाउंड है टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी। सारा ड्यूटीज और कंडक्ट जो है बिजनेस में, जो भी ड्यूटीज है उनका, उसको डिलीजेंटली क्या करना पड़ेगा? उसको करना ही पड़ेगा। और कोई भी अगर डिफरेंस अराइजिंग हो रहा है कोई भी ऑर्डिनरी मैटर में जो कि कनेक्टेड है बिजनेस से, तो मेजोरिटी जो है पार्टनर का, जैसे मान लीजिए 10 पार्टनर है और कोई चीज में मेजोरिटी नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए 6 पार्टनर एग्री और 4 पार्टनर नहीं एग्री, तो जिस चीज में अगर 6 पार्टनर एग्री है उसको मान लिया जाएगा जो मेजोरिटी, और जो माइनॉरिटी है उसको नहीं माना जाएगा। और एवरी पार्टनर के पास क्या है? राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट कॉपी एंड द बुक ऑफ द फॉर्म। जो भी उसको कॉपी या बुक चाहिए फॉर्म का, वो ले सकता है। अब बात है नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसा कि हम बताएं कि मेजोरिटी डिसीजन जो होगा वो मान्य होगा, तो क्या कभी बिजनेस ही नेचर का बदल सकते हैं मेजोरिटी डिसीजन के कारण? तो ये कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि बिजनेस जो है नेचर का वो बदला नहीं जा सकता है। कब तक नहीं बदल सकता? अगर 10 है तो 10 का 10 ही का कंसेंट जब तक नहीं मिलेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बदल सकते हैं। मतलब बिजनेस को ही पूरा अल्टर नहीं कर सकते हैं। तब अगर 10 का कंसेंट मिल जाता है तो फिर नेचर ऑफ द बिजनेस क्या हो सकता है? अल्टर्ड हो सकता है।
लेकिन तब तक अगर नौ बोल रहा है और एक भी अगर उसमें हामी नहीं भर रहा है तो क्या होगा, नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज नहीं होगा। सेक्शन 13 बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, तो सारा नॉट इंटाइटल टू रिम्यूनरेशन। अगर कोई भी पार्ट या कंडक्ट ऑफ बिजनेस में तुम लोग अगर पार्टनर्स पार्ट ले रहा है तो वो इंटाइटल नहीं होता है रिम्यूनरेशन के लिए। इक्वल प्रॉफिट और लॉस के लिए होता है वो लोग लाइबल। अगर उसने कुछ भी इंटरेस्ट डाला है कैपिटल में तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो ले सकता है वो। अगर वो कोई भी फर्म के लिए एडवांस में कोई कैपिटल जो है वो डालता है, मतलब अपने कैपिटल से ज्यादा कुछ पैसा डालता है, तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, फर्म को अगर बचाने के लिए है तो वो एंटाइटल होगा इंटरेस्ट का। उस जितना भी एडवांस उसने दिया है वो कितना इंटरेस्ट ले सकता है, 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट ले सकता है। और फर्म जो है इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को, या किसी भी तरह का अगर पेमेंट हुआ है या लाइबिलिटी है फर्म को उसके लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को इंडेमनीफाई करना करेगा उस पार्टनर को। अगर कोई भी ऑर्डिनरी या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो रहा था उसके लिए कुछ पेमेंट करता है या कोई भी कुछ एक्ट करता है जो कि फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए था या उसको लॉस से बचाने के लिए था, तो उस पार्टनर को क्या करना होगा, फर्म को इंडेमनीफाई करना होगा। या कोई पार्टनर जो है कब फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, तो कोई भी लॉस उसके द्वारा होता है नेग्लिजेंट या कोई भी गलती के कारण, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। एक केस है एम गोविंदा एंड को वर्सेस कमिश्नर ऑफ आईटी आंध्र प्रदेश 1975। इसमें कहा गया था कि पार्टनर जो है अगर शेयर में लेने, प्रॉफिट में लेने के लिए शेयर जो है एग्री करते हैं प्रपोर्शन में, तो उसी प्रपोर्शन में ये प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि लॉस में भी क्या करेंगे, वो शेयर लेंगे ही लेंगे। सेक्शन 40 बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड कोई भी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, या कोई भी प्रॉपर्टी ओरिजिनली बाउट हुआ, या कोई भी स्टॉक है फर्म का, या कोई भी परचेज हुआ हो जो कि फर्म के द्वारा हुआ, तो सब क्या होगा, प्रॉपर्टी ही होगा फर्म का। और साथ ही साथ उसमें गुडविल भी इंक्लूड होगा, वो भी क्या है, प्रॉपर्टी है फर्म का। एप्लीकेशन कौन कौन इसके लिए प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ऑफ द फर्म शॉल बी हेल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो जितने भी पार्टनर है वो सब क्या है, इसके लिए एप्लीकेबल है और यूज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के पर्पज से वो सारे प्रॉपर्टीज को। सेक्शन 17 बात करता है पर्सनल प्रॉफिट एंड अर्न बाय द पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर जो है पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस के थ्रू, इफ पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के कोई भी ट्रांजेक्शन के कारण कोई भी प्रॉफिट अगर वो लिया है या उसने डिराइव किया है यूज करके प्रॉपर्टी का या बिजनेस कनेक्शन के थ्रू फर्म का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारा अकाउंट जो है और प्रॉफिट जो उसने लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। दूसरा है कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अगर एक पार्टनर है जो कि कोई बिजनेस जो है वो सेम नेचर का वो कहीं पे भी कैरी आउट कर रहा है, मान लीजिए एक दुकान किसी ने खोला और वो दुकान किसी पर्टिकुलर चीज का था और वो चलने लगा, तो उसका एक पार्टनर क्या करता है, एक दूसरा दुकान दूसरे जगह पे खोल लेता है और उसी नाम से वही सारा चीज बेच रहा होता है। अगर ऐसा में कोई भी उसको प्रॉफिट होता है तो सारा क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा उसको। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर देख लेते हैं तीन कंडीशन में। जब क्या होगा, वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, किसी भी तरह का चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में अकर हो जाता है तो जो म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज हो गई पार्टनर की वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगी, जैसे सेम जब चेंज के पहले जो था वही चेंज के बाद भी रहेगा। वेयर अ फॉर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन, एक फॉर्म जो था एक फिक्स टर्म के लिए था लेकिन फिर क्या हुआ कि कैरी ऑन बिजनेस स्टार्ट हो गया एक्सपायरी के बाद भी, तो सेम राइट्स और लाइबिलिटी रहेगा, जो बिफोर था वही आफ्टर रहेगा। Where firm are constituted to carry out one or more adventures or undertaking, मान लीजिए कोई एडवेंचर और अंडरटेकिंग के लिए कुछ एक खास पर्पस के लिए वो लोग एक साथ आके फॉर्म बनाए थे और वो पर्पस जो है वो बढ़ गया, मान लीजिए कुछ और पर्पस उसमें इंक्लूड हो गया, तो उसमें भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी सेम म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए वो लोग लाइबल होंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि और कौन कौन सा टॉपिक कवर अप करने चाहिए, तो हम लोग जल्दी लेके आएंगे पार्टनरशिप का पार्ट 3। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।